कक्षा 6 की शिक्षार्थी सौम्या अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई चली जाती है। यानी ऐसा होता है कई बार बच्चों के माता पिता का ट्रांसफर होता है उनकी जॉब में, तो बच्चे भी स्कूल चेंज करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। अब आर्मी पर्सनल के जो बच्चे हैं, या जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स हैं उनके बच्चे हैं, या ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो सेंट्रली जिनमें ट्रांसफर होता रहता है, तो वहां साथ साथ उनके बच्चे भी ट्रांसफर उनका होता है। तो अब ये बच्ची पंजाब में थी अब तक, इसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ, तो ये तमिलनाडु के मदुरई चली जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, क्योंकि अब तक वो जो बड़ी हुई थी किस माहौल में हुई थी श्रेया? पंजाबी में थी, यानी पंजाब में थी कि जालंधर से गई है, तो वहां पे वो उसकी मातृभाषा थी, फर्स्ट लैंग्वेज है, कक्षा 6 में है, तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कक्षा 6 तक पंजाब में ही थी। तो वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, और विद्यालय में द्वितीय भाषा के कारण, यानी मदर टंग के रूप में पंजाबी को, और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी भाषा भी जानती है, टारगेट लैंग्वेज। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से अब तमिल बोलना भी सीख लिया है। आसपास माहौल मिला उसको, मदुरई गई तो तमिल भाषा भी सीख ली उसने, और पढ़ना भी सीख लिया है पड़ोसियों की मदद से। ध्यान दीजिएगा, पढ़ना सीखा है बट पड़ोसियों की मदद से, स्कूल में टेक्स्ट बुक नियम कायदे कानून से नहीं, पड़ोसियों की मदद से। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब इसमें आप लोग फर्स्ट ऑप्शन 65% लोग दे रहे हैं, देखते हैं। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है। हाँ, बात तो सही है, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन का उदाहरण है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन का उदाहरण है, एक्वायर की है। और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, हाँ, क्योंकि वो सेकंड लैंग्वेज है ना, तो स्कूल में सीखी, टारगेट लैंग्वेज है। तमिल जो है पड़ोसियों से सीख ली, स्कूल में नहीं सीखी, और पंजाबी भी माहौल से सीख ली। तमिल भाषा अर्जन है, और अंग्रेजी तथा पंजाबी अधिगम के अंदर आएगा। नहीं, पंजाबी अधिगम में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मदर टंग है, और मदर टंग अधिगम यानी लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप अर्जित कर लेते हो मदर टंग को। देखो, अधिगम और अर्जन में, भाषा अधिगम और अर्जन, अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग, अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन या अधिग्रहण जिसको कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन या अर्जन ऐसा है, आपको विरासत में मिली है कोई भाषा, माहौल है, आप सीख गए। इसमें किताब की, व्याकरण की, यानी आपको कोई ग्रामर की या फिर टीचर की प्रॉपर सिस्टम की जरूरत नहीं होती। जो आपकी मदर टंग, जनरली आप अपनी मातृभाषा को, नेटिव लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को ऐसे ही सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, उसके लिए लर्निंग नहीं करते। लर्निंग में आपका एफर्ट, प्रैक्टिस, नियम कायदे कानून, किताब कॉपी, ये सब लगता है, टीचर लगेगा। तो मुख्य रूप से दोनों के बीच में क्या अंतर है? वातावरण का। अगर वातावरण मिला तो वही भाषा आप अर्जित कर लेंगे, एक से कई भाषाएं, मल्टीपल लैंग्वेजेस आप एक्वायर कर सकते हैं। और अगर नहीं मिला है माहौल अर्जन करने का, तो फिर आपको सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज, जिसको लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, जो यहाँ इंग्लिश के केस में हुआ है। सभी तीनों भाषाएं नहीं आ सकती भाई अर्जन में, यही तो गलती है, तमिल भाषा के अंतर्गत उल्टा बोला हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो यहाँ आप लोगों का जो तुक्का है वो सही बैठ गया है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से प्रेम बहुत है लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये जमानों से आने वाला प्रश्न है, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज ट्वीक होती है, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है कि एक शिक्षार्थी है जो किसी विशिष्ट जानकारी, यानी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा क्यू आपको हिंट दिया है मैंने, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है जिसको प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, यानी न्यूज़पेपर उठा के कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है या कुछ स्पेसिफिक उसको देखना है, तो वो ढूंढ रही है कि यार ये वाला है ना, वो मैट्रिमोनियल पेज ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है व्यक्ति, व्हाटएवर। या आप एक पर्टिकुलर, कोई आपने देखा कि कल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो आज ये न्यूज़पेपर में आया होगा, तो आप पर्टिकुलरली उसी पेज पे जाके वही वाली न्यूज़ पढ़ रहे हो। स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए पढ़ना क्या कहलाता है? बारीकी से पठन या स्कैनिंग। क्या है ये? स्कैनिंग। वहीं अगर सरसरी तौर पे पढ़ना होता, पूरा न्यूज़पेपर ऐसी समराइज करने के लिए, कोई स्पेसिफिक डिटेल के लिए नहीं जाती, नॉर्मल न्यूज़पेपर ऐसी सरसरी निगाह से पलटते हुए जा रही है, मेन उसको देखते हुए, जो शिक्षार्थी है मेन न्यूज़ पे, हेडलाइंस पे ध्यान देते हुए, तो ये स्किमिंग हो जाती कि ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आज खबर में बात हुई है, चाहे आपने डिटेल में या कोई स्पेसिफिक डिटेल के लिए आपने ना पढ़ा हो। इट्स लाइक जब आप डिक्शनरी में कोई स्पेसिफिक मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तो वो स्कैनिंग है, बारीकी से पठन है, विशिष्ट जानकारी, तो आप ध्यान से उसी की तरफ जाते हैं। सरसरी तौर पे पढ़ना, किसी चीज की समरी बताना, है ना, जब आप न्यूज़पेपर की जस्ट हेडलाइंस देख ले रहे हैं, तो या आपने एक, जैसे आपका पेपर में आता है ना पैसेज, पैराग्राफ, गद्य पद्य, वो आपको पढ़ के कहा गया कि इसका टाइटल दो, तो आप सरसरी निगाह से पढ़ते हैं टाइटल या समराइज करने के लिए, स्किमिंग कहेंगे उसको, समझ रहे हैं। तो समालोचनात्मक चिंतन क्या है? समालोचनात्मक चिंतन में तो क्रिटिकल थिंकिंग, हर पहलू से सोचना लगेगा, वो तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है। अध्ययन कौशल, अगर कोई नोट्स वगैरह बनाने की बात हो रही होती तो हम इसके साथ चले भी जाते। तो ये जो है आपका बारीकी से पठन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। बात हो गई है खत्म, ठीक। 74% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अब अंतर्भाषिक पहचान क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का आपको जवाब देना है।
हम प्रॉपर समय लेके क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी हमने सिर्फ 19 क्वेश्चन किए हैं, अभी हमें 50 करने हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, समय बेशक ज्यादा लग जाए। अंतर्भाषिक पहचान क्या है, फटाफट से बताओ। अंतर्भाषिक पहचान, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं 66% लोग। अब आपने 4 पकड़ लिया फर्स्ट छोड़ के, देखते हैं। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, ठीक है। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। देखिए, अंतर्भाषिक पहचान मतलब दो लैंग्वेज के बीच में कोई आइडेंटिटी ढूंढने की बात हो रही है, तो ये असमानता पे तो फोकस नहीं करेंगे। शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है, ये कोई बैरियर के रूप में देखना, ये तो ये आपका अंतर्भाषिक पहचान या इंटरलिंगुअल आइडेंटिटी नहीं है। शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार या समावेशन है। देखिए, अंतर जहां आ जाता है ना शब्द का, तो यानी दो भाषाओं की कुछ तो गड़बड़, मतलब कुछ तो उनके रिलेशन की बात हो रही होगी। तो ये जो इंटरलिंगुअल आइडेंटिटी है, यानी इसको ये स्पेसिफिकली ही है, ये आप इसको चाहे आप याद कर लेना, ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है किसके लिए, शिक्षार्थी के कुछ निर्णय तो सहजात भाषा, यानी जो आपकी कुछ चीजें हैं वो कॉमन होती हैं आपकी, या कुछ रूल्स कॉमन होते हैं मदर टंग में, सहजात या मातृभाषा में, और कुछ लक्ष्य भाषा में, यानी टारगेट लैंग्वेज, मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं और हिंदी आपकी मातृभाषा है, दोनों में कुछ चीजें समान होती हैं। जैसे अगर मैं कहूं, तो इसमें फर्स्ट जवाब सही है ना कि फोर्थ। 67% लोग गलत हो गए बेचारे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं कि मैं कहती हूं कि मैं स्कूल जाती हूं, मैं स्कूल जाती हूं, ठीक है। अब ये मेरी मदर टंग है, क्या, हिंदी, या सहजात भाषा है, मातृभाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, जो आपका मन करे। क्लियर है बात। फिर आते हैं हम इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाती हूं, ठीक है। अब आप यहां देख रहे हैं कि कुछ चीजें कॉमन हैं। क्या कॉमन है कि भाई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो लगभग सेम ही है। गो का मतलब जाना होता है ना, मैं स्कूल जाती हूं, आई गो टू स्कूल। तो कुछ चीजें दो भाषाओं में कॉमन होती हैं, चाहे वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में हो, और जिसकी बात आपके यूनिवर्सल ग्रामर में चॉम्स्की करते हैं, है ना, कि वो कह रहे हैं कुछ चीजें, कुछ पैटर्न सिमिलर होते हैं जो आपका ब्रेन बाय डिफॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको इंटरलिंगुअल आइडेंटिटी कहते हैं कि दो चीजें, कुछ चीजें कॉमन हैं दोनों ही भाषाओं में। तो ये अंतर्भाषिक पहचान है। और बात रही आपके फोर्थ ऑप्शन की कि शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार या समावेशन है, वो एबिलिटी बेस्ड ज्यादा है, यहां लैंग्वेज आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहां ज्यादा बेहतर है कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात हो रही है। अंतर्भाषिक पहचान, यानी अंतर का मतलब है इंटर, यानी दो भाषाओं के बीच में कुछ कॉमन चीजें हैं, ये आइडेंटिटी है आपकी, दोनों भाषाओं में आपको कुछ कुछ चीजें कॉमन मिल गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कह रहा है, 20वां सवाल, फटाक से जवाब देंगे। अब मुझे लगता है इसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जानी चाहिए, क्योंकि एक बेस तो हमारा बिल्ड हो ही गया है इतनी देर में 20 सवाल करके। जो गलतियां आप पहले कर रहे थे वो आप नहीं कर रहे हैं। कुछ गलतियों में आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वो ऐसे टेक्निकल शब्द हैं या कुछ डेफिनेशन टाइप हैं, जैसे अंतर्भाषिक पहचान ही हो गई, कि जो आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो याद रखना होगा। देखिएगा एक बार, फर्स्ट ऑप्शन 67% लोग कह रहे हैं, देखते हैं। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, यानी एक लैंग्वेज टीचर है, इंग्लिश में कोई स्टोरी सुना रही है, और शिक्षार्थियों से कहती हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है, यानी बच्चों को जो भी भाषा आती है, इंग्लिश में बेशक टीचर ने कहानी सुनाई है, लेकिन बच्चों को कहा तुम्हें जो भी भाषा आती है, किसी को मलयालम आती होगी, किसी को गुजराती आती होगी, किसी को हिंदी आती होगी, किसी को इंग्लिश भी हो सकता है, इंग्लिश ही आती है तो वो इंग्लिश में सुना देगा, ठीक। उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, ग्रुप में, वो अपनी भाषा में उस कहानी को जो टीचर ने सुनाई अपने अपने ग्रुप में वो कहानी सुनानी है फिर से। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाए, अपने ग्रुप में पहले अपनी भाषा में कहानी सुनाई, और फिर जो कक्षा की सामान्य भाषा, यानी जो क्लासरूम की नॉर्मल लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, जो इंग्लिश हो सकती है अगर उन्होंने इंग्लिश में समझाई है तो, इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा। ये क्या है, एक पेडागोजिकल टेक्निक है,
पढ़ाने की एक टेक्निक है, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी है, अगर मैं कहूँ टीचिंग मेथोडोलॉजी है एक तरह की। ठीक, 67% लोग सही जवाब दे रहे हैं मेरे ख्याल में। तो ये देखिए भाषा अर्जन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई फर्स्ट भाषा या लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो, तो लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होती तो दूसरी भाषा यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुभाषा शिक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो मल्टीलिंगुअल टीचिंग, इसको हम पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारी भाषाओं का प्रयोग तो हो ही रहा है, लेकिन ये मल्टीलिंगुअलिज्म जो है इसको अचीव करने के लिए जो युक्ति लगती है उसको ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं, ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। बहुभाषिक नीति, ये कोई पॉलिसी की बात हुई थोड़ी हुई है कि कौन सी पॉलिसी है, तो इसलिए बहुभाषिक नीति नहीं होगी, है तो मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज। एग्जांपल ये मल्टीलिंगुअलिज्म का ही है, बहुभाषिता का ही है, क्योंकि कई भाषाएं यूज हो रही हैं। लेकिन इस मल्टीलिंगुअलिज्म के शिक्षण को अचीव करने के लिए जिस टेक्निक का, शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग हो रहा है उसको परभाषा व्यवहार कहते हैं, यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। एक से दूसरी भाषा या मल्टीपल लैंग्वेजेस में फ्लुएंटली बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और उसको भाषा सीखने का मौका मिल रहा है, जो सिखाई जानी चाहिए, मतलब क्लासरूम के अकॉर्डिंग, ये जो भी डिमांड है उस सिचुएशन की। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, यानी टीचर है और 4-4 बच्चों का ग्रुप है, टीचर जहां जहां जरूरत पड़ रही है जिन बच्चों को, वो मूव करते रहते हैं एक से दूसरे ग्रुप में हेल्प करने के लिए, स्कैप फोल्डिंग के लिए। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, यानी जो टेक्स्ट बुक है या जो भी आपका मटीरियल है उस कॉन्टेंट पे डिस्कशन होता है, संवाद होता है, जो भी टॉपिक मिला हुआ है बच्चों को, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अब देख रहे हो वाइगॉत्स्की यहां भी आ गए, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जो ZPD है बच्चे का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावना है कि विकास यहां तक हो सकता है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है, यानी इस दायरे में आप सीख रहे हैं, और परिणामतः पठन बोध में सुधार आता है, यानी बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ने का, पढ़ के समझने की जो क्षमता है, पठन बोध जिसको हम कह रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो ये व्याकरण अनुवाद तो है नहीं, कोई ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा। पारस्परिक शिक्षण, यस, पीयर ट्यूटरिंग है ये, पीयर ट्यूटरिंग है, क्योंकि टीचर और बच्चे मिलकर के एक्टिव हैं और भाषा सीख रहे हैं। इसमें PQCS याद है ना, प्रिडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग और समराइजिंग। ये कुछ दिन पहले ही पेडागोजी में कराया था, वाइगॉत्स्की वाला जो सेशन इससे पहले लिया था उसमें, कि रेसिप्रोकल टीचिंग भी आप इसको कह सकते हो, है ना, कि रेसिप्रोकल टीचिंग यहाँ हो रही है, सिर्फ पीयर नहीं है, क्योंकि टीचर भी शामिल है, तो पारस्परिक का मतलब यहाँ रेसिप्रोकल टीचिंग से है। पीयर ट्यूटरिंग में सिर्फ बच्चे ही एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं, यहाँ टीचर भी इन्वॉल्व है, तो टीचर बच्चे दोनों एक्टिव हैं। रोल रिवर्सल है, कई बार बच्चा टीचर की जगह पे एक्सप्लेन कर रहा होगा, मतलब ग्रुप में अपने, तो वो टीचर बन गया उस समय पे, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो मतलब वो रोल रिवर्सल यहाँ हो जाता है। पारस्परिक शिक्षण मॉडल पठन होता है जब टीचर पढ़ के दिखाए कि आपको ये सही वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना या सही प्रोनाउंसिएशन से पहले टीचर ने पढ़ा, फिर बच्चों ने सुना, तो ये मॉडल रीडिंग है, फिर वो वैसे ही रीड करते हैं जैसे टीचर ने रीड किया। संरचनात्मक उपागम, ऐसा नहीं है कोई स्ट्रक्चर नहीं सिखाया जा रहा है ना, और यहाँ पे सिंपल टू द पॉइंट जवाब पारस्परिक शिक्षण है। जो कितने % लोगों ने दिया देखना जरा, ठीक है, 74% लोगों ने सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, यानी रेमेडियल टीचिंग। देखना यहाँ पे निदानात्मक लिखा होता तो हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग की बात हो रही है, रेमेडियल टीचिंग उपचार की बात हो रही है, रेमेडी देने की बात हो रही है, तो पहले हम मान के चल रहे हैं कि डायग्नोस किया होगा हमने, यानी पता लगाया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम देखें, पहला ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कि वो बच्चों के लिए है रेमेडियल टीचिंग जिनको लैंग्वेज के कुछ एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्पेशल क्लास उन्हीं बच्चों की लगती है ना, ठीक है, सही है। फिर भी बाकी ऑप्शन चेक करेंगे हम। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। प्रणाम है आप लोगों को, देखिएगा, दंडवत प्रणाम। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, यानी उन अध्यापकों के लिए है, टीचर्स के लिए है ये नहीं, रेमेडियल टीचिंग टीचर्स के लिए नहीं हो रही, यहाँ पे क्लासरूम में यूज होती है बच्चों के लिए। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की जरूरत है। देखिए, रेमेडियल टीचिंग से जब भी हम तात्पर्य की बात कर रहे हैं तो फिर हम बात करते हैं बच्चे जिनको डिफिकल्टी आ रही है उनके लिए होती है रेमेडियल टीचिंग, टीचर्स के लिए रेमेडियल टीचिंग नहीं होती। अगर टीचर्स के लिए होगी तो वो अलग से आपको उस तरह से पूछेगा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सेमिनार के लिए जा रहे हैं टीचर, अपने मेथड को इंप्रूव कर रहे हैं, वॉट एवर। रेमेडियल टीचिंग इस तरह से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, जो कुछ टॉपिक्स आपने जैसे पढ़े उनको वैसे ही लागू करना है, वहां ओवर स्मार्ट नहीं बनना है ना। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में, आज तक जब भी हमने रेमेडियल टीचिंग पढ़ा, क्या हमने ये बात की कि टीचर अपनी कमियां देखेगा और उसकी भी रेमेडी साथ हो रही है, बच्चों की भी साथ हो रही है? ऐसा थोड़ी होगा। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, नहीं,
तो उन शिक्षार्थियों के लिए है रेमेडियल टीचिंग जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये हम DR का फॉर्मूला पढ़ते हैं, मतलब हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है, कोई ऐसे किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे शॉर्टकट बनाए हुए हैं उसके अलावा भी। DR क्या है? डायग्नोस्टिक, यानी निदान करना, पता लगाना। तो एक ऐसा टेस्ट जो निदान करने के लिए यानी पता लगाने के लिए कि डिफिकल्टी या गैप कहाँ है लर्निंग में। अब ये गैप्स को, कुछ गैप्स पता लगे, कुछ आयामों में कमी है, इन गैप्स को कैसे भरा जाएगा? रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के बाद। तो पहले क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग या टेस्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। फिर रेमेडी दी जाती है, जहां बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होती है। गर्मियों की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों में भी ऐसा नहीं कि गिफ्टेड बच्चों के लिए स्पेशल क्लास हो रही है, कि रेमेडियल नहीं कहेंगे उसको, फिर एक्स्ट्रा क्लास या कुछ और कहोगे आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आपका त्रिभाषा सूत्र फिर से आ गया है, क्योंकि पूछ लिया जाता है, लेकिन इस बार पूछा अलग तरीके से सवाल, फटाफट से आप लोग बताएंगे। यार अजीब सी एलर्जी जैसा हो गया कुछ। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में, कौन सा कथन सही है? अगर सही नहीं होता तो जवाब बदल जाता। जैसे पहले क्वेश्चन में, या पता नहीं तीसरा चौथा क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों ने गड़बड़ की थी कि क्या सही नहीं है, तो क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा को त्रिभाषा सूत्र में हम नहीं पढ़ते, ये सही नहीं है। मदर टंग पढ़ते हो, इंग्लिश या हिंदी में से कोई और दूसरी भाषा, और कोई भी थर्ड लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, ये 3 भाषाएं पढ़ी जाती हैं त्रिभाषा सूत्र में, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1964 कोठारी आयोग के समय, 64-66 वाली पॉलिसी में, और यहाँ पे इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबली यानी लचीले ढंग से यूज करने की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये आज तक हेल्पफुल ही है। फर्स्ट ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। मातृभाषा यानी मदर टंग, यस, जिसको घर की भाषा भी कह सकते हैं, स्लैश सही है। क्षेत्रीय भाषा स्लैश सही है, प्रथम भाषा के रूप में सही है। बाकी देखते हैं, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा, तो यार ये तो सिर्फ मातृभाषा की बात हो रही है, चलो सही है। अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, ना 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 मुन्ना ना, मदर टंग होगी पहली भाषा, प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी और घर की भाषा। तो घर की भाषा तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी हिंदी ठीक नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी ही सबके घर की भाषा होगी, ये कहना गलत हो जाएगा। तो बच्चे की मदर टंग अगर गुजराती है, मलयाली है, तमिल तेलुगु कुछ और है, पंजाबी है, तो उसमें आप शिक्षा दो। तो पहली भाषा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में 3 लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज वो होगी जो बच्चे की मदर टंग है। इसमें कोई रुकावट नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक होगी, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो 70% लोग इस पे जवाब दे रहे हैं, जो कि सही लग रहा है मुझे इस बार। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, नहीं, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हो ही नहीं सकती ना, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग हो गया, वो हर बच्चे की अलग हो सकती है। मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, ये तो थोपने वाली बात हो गई, ठीक है ना, ये गलत है। तो ये इंपोज नहीं करता 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसी भी भाषा को, ठीक है ना। तो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की मदर टंग, उसकी रीजनल लैंग्वेज, उसकी नेटिव लैंग्वेज, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यहां पे नहीं लिख सकते आप कि हिंदी ही होगी पहली भाषा, जो कि बाकी ऑप्शंस में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज, जो डेफ एंड डम बच्चों के केस में हम यूज करते हैं। आपने न्यूज भी देखा होगा पहले, अगर आप डीडी न्यूज कभी आपने देखा हो, या अभी भी कई सारे चैनल्स पे आपको देखने को मिलता होगा। जब टीवी का जमाना था तो आपको ज्यादा याद आएगा कि एक नॉर्मल जो समाचार है जो भाषा में हो रहे हैं, कि पहले हिंदी में आएंगे न्यूज, जो है आपके समाचार 5 मिनट में खत्म हो जाते थे, अब तो दिन दिन भर न्यूज ही चलती रहती है ना। फिर इंग्लिश में होगी वो न्यूज, फिर एक न्यूज एंकर आएंगे जिनको साइन लैंग्वेज की पकड़ है, फिर वो साइन लैंग्वेज में वही न्यूज को कन्वे करेंगे। साइन लैंग्वेज में जेस्चर्स का यूज होता है, शब्दों का यूज नहीं होता, हाव भाव का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है, या जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो संकेत भाषा को बढ़ावा देने की बात करती है। इंडियन साइन लैंग्वेज ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज को इस्तेमाल में लाया जाए। अब इंडियन साइन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसके अलावा भी साइन लैंग्वेज एग्जिस्ट करती होंगी। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन साइन लैंग्वेज की बात हो रही है। तो जब अलग अलग भाषा में साइन लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब उनका अपना एक अस्तित्व है, अलग अलग भाषाओं में साइन लैंग्वेज का या संकेत भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, तो उनका व्याकरण भी अलग अलग होगा। तो अगर कोई ये कह रहा है कि संकेत भाषा की कोई व्याकरण नहीं होती, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, है ना। तो संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, नहीं, प्रॉपर व्याकरण होती है संकेत भाषा की। ऐसा नहीं है कि कोई व्याकरण नहीं होती। अगर व्याकरण नहीं होगी कैसे समझ में आएगा फिर सामने वाले को क्या रूल है, कैसे क्या कहा जा रहा है संकेत के माध्यम से, ठीक है ना। तो बहुत से प्रकार हैं, यस बिल्कुल सही बात है, और बहुत से प्रकार है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे हो सकती है, जिसमें हम इंडियन साइन लैंग्वेज पे जोर देने की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक भाषा, हाँ नेचुरल लैंग्वेज है ये भी, जैसे हमारी बाकी भाषा नेचुरल हम कहते हैं। भाषा में व्याकरण होती है, यस, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। हमसे क्या पूछा था, क्या सही नहीं है। समझ गए आप बात? कितने लोग दे रहे हैं सही जवाब?
58% लोगों ने फाइनली सही जवाब दिया है पोल का जो कंक्लूजन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, तो आधे सवाल और हैं इसके बाद, वो आपको आसान लगेंगे अब, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा बिल्ड करना जरूरी था। मुझे उम्मीद कम थी कि आप इतने गलत जवाब आज देंगे, बट इट्स ओके। कक्षा 7 की अध्यापिका, यहां गलत कर लोगे तो पेपर में गलत नहीं होगा। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों यानी पेयर्स में, दो दो बच्चों का पेयर बना दिया, कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही हैं, जिसमें सभी जोड़ियों यानी पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं कि ये 10 सेंटेंस की एक स्टोरी है, 5 तुम बांट लो, 5 दूसरा बच्चा बांट लेगा। पेयर का मतलब ये, ग्रुप और पेयर में यही अंतर है कि पेयर में 2 लोग हैं, ग्रुप में 2 से अधिक लोग होंगे, ठीक है ना। तो पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, यानी जो फर्स्ट ग्रुप की इसकी पेयर की मेंबर है, जो बच्चा ए है, यानी रीना और राम का एक ग्रुप बन गया, तो रीना जो है पहला वाक्य पढ़ती हैं, और दूसरी जोड़ीदार यानी जो राम है या कोई भी हो सकता है, रोशनी हो सकती है, वो दूसरा उस वाक्य को लिखती हैं। यानी ग्रुप में एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, 10 सेंटेंस दिए गए हैं पेयर में, सॉरी ग्रुप में नहीं, ठीक। एक सेंटेंस पढ़ा बच्चे ए ने और इसको लिखा, राइट किया बच्चे बी ने, ये 2 ही लोग हैं पेयर में। तो एक है जो पढ़ता है, रीड करता है, दूसरा है जो उसी वाक्य को लिखता है, ठीक। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। अब इस बार बी रीड करेगा और ए लिखेगा, ठीक है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। तो जो 10 सेंटेंस की पूरी स्टोरी थी, ऐसे पहले एक सेंटेंस एक व्यक्ति बोल रहा है, वो दूसरा लिख रहा है, फिर दूसरा सेंटेंस दूसरे ने बोला, पहले ने लिखा, तो ऐसे ही 10 सेंटेंस की पूरी कहानी पूरी होगी। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं, यानी जो मूल कहानी थी, जो कहा गया था कहानी में, एक्चुअल में जो बेसिक स्टोरी थी जो टीचर ने दी थी, अब ये जो बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा है, सबने जो कहानी लिखी, अब ये क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उस मूल कहानी से, क्योंकि कुछ तो बोलने में भी इंसान कई बार करता है ना, शब्द इधर उधर हो सकते हैं। तो पारस्परिक लेखन इसको कहेंगे, वाक्य श्रुतलेख कहेंगे, पारस्परिक श्रवण कहेंगे, या पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे। तो इसको पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल डिक्टेशन है ये, कि एक बच्चा जो सुन करके एक दूसरे के साथ सुन के लिख रहे हैं, डिक्टेट करके डिक्टेशन के माध्यम से लिखा जा रहा है। 2 लोग इन्वॉल्व हैं इसलिए पारस्परिक बोल रहे हैं, या 2 से ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व होते हैं आपस में, अगर सुन के लिखा जा रहा है या बोल करके लिखा जा रहा है, तो ये पारस्परिक श्रुतलेख ही हो जाता। सिर्फ लेखन नहीं है ना, सुन के लिखना शामिल है इसमें, तो इसलिए पारस्परिक लेखन नहीं होगा, पारस्परिक श्रुतलेख होगा, यानी डिक्टेशन, इमला, जो भी आप कहना चाहें, सुन के लिखना जिसको हम कहते हैं। व्याकरण शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें घोषणात्मक ज्ञान, यानी हमने बात की थी डिक्लेरेटिव नॉलेज की। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसीजरल नॉलेज की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजर में हाउ, वाई, इन सब का जवाब मिलेगा। कोई चीज करते कैसे हैं, साइकिल चलाते कैसे हैं, तो चला के दिखा रहे हैं आप। डिक्लेरेटिव में आपको डेफिनेशन पता है किसी चीज की, ज्ञान ऐसे मिलेंगे आपको कई लोग जिनको ज्ञान बहुत है, अप्लाई उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज तो उनके पास बहुत है, थियरी बहुत पता है उनको, प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ करके नहीं देखा, है ना। जैसे दुनिया के मैप में सारे उनको पता है कौन सी कंट्री कहां एग्जिस्ट करती है, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज तो उनको है, लेकिन वो कभी गए नहीं है एक्चुअल में, उन्होंने वो करेंसी नहीं यूज करके देखी, बस पढ़ा है उस करेंसी को, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज की कमी है, वहां डिक्लेरेटिव नॉलेज तो है, ठीक। तो व्याकरण शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। बिल्कुल, जैसे कैसे मिल जाए तो समझ गए आप, इसका मतलब आपको पिछली बार का क्वेश्चन समझ आ गया था। 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं। हाउ टू डू समथिंग में प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर पता है, प्रक्रिया पता है आपको किसी चीज की, कि व्याकरण की अगर आपको सेकंड फॉर्म कहीं यूज करनी है, मतलब आपको यह पता है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये बहुत लोगों ने पढ़ा होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से ही क्यों ना हो, फिर ऑब्जेक्ट और ये सब यूज होगा। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट की, आपने जब टेंस को पढ़ा था तो टेंस पढ़ते समय आपके पास ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। लेकिन ये जानते हुए कई लोग फिर भी क्या कहेंगे कि आई गो टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, ये ईडी वाली गलती बहुत होती है कि वो सेकंड फॉर्म बनाने में जबरदस्ती ईडी लगा देते हैं हर जगह, जबकि सेकंड फॉर्म में ईडी ही नहीं लगता हमेशा, वेंट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, वो डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, है ना। आई डिड नॉट न्यू कह देंगे, तो इसका मतलब हो सकता है कि उनको वो रूल वाइज पता हो, घोषणात्मक ज्ञान हो, डिक्लेरेटिव नॉलेज हो, बट प्रोसीजरल नॉलेज की कमी है कि डिड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड यूज नहीं कर सकते, वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है, जब नॉर्मल जहां नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो उस व्यक्ति को प्रोसीजरल नॉलेज कैसे की कमी है, समझ रहे हो ना। तो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, तो ये तो डिक्लेरेटिव नॉलेज में आएगा, यानी घोषणात्मक ज्ञान में आएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान में नहीं आएगा। जैसे कैसे हो गया तो प्रक्रिया हो गई, वो प्रोसीजर हो गया। व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, अगेन ये घोषणात्मक ज्ञान है। भाषा और उसकी संस्कृति को जानना घोषणात्मक ज्ञान है। एक्चुअल यूज या उस संस्कृति को एक्सपीरियंस भी करना वो प्रोसीजरल है।
तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। मिडल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापिका या अध्यापक एक पाठ्य सामग्री या छोटी कहानी पठन के लिए देती है, पढ़ने के लिए। ठीक है, मिडिल स्टेज मतलब 6 to 8 की बात हो रही होगी कहीं, ये प्राइमरी भी लिख देता है तब भी लगभग जवाब सेम ही रहता है। और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण, तो टॉपिक बदल जाता अगर बस प्राइमरी वाला होता तो। सत्ता एवं न्याय यानी पावर, जस्टिस, इन सब की बात हो रही है कि दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा करो। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पे बात हो रही है क्योंकि टॉपिक ही अपने आप में, और ये प्राइमरी क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस उतना नहीं होता, तो ये क्वेश्चन प्राइमरी क्लास पे ऐसे नहीं बनता, कुछ और बना देते इसको। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, यानी किसका विकास करने का कोशिश है कि क्या विकसित हो बच्चे में, कि एक कहानी दी गई है और बच्चों को चर्चा करने के लिए कहा गया है कि इसमें जो टॉपिक है, मान लो सोशल साइंस की कोई कहानी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही है, व्हाटएवर, कि जो सत्ता है, पावर की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, इस पर चर्चा करो। अब आप यहां पे क्या कह रहे हैं कि दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो कि इसका क्या मतलब होगा, क्या विचार इसमें कहे गए हैं। अगर आप इसको पावर की दृष्टि से देखें, जस्टिस की दृष्टि से देखें, तो क्या सही हुआ इस व्यक्ति के साथ जो इस कहानी में है, गलत हुआ, व्हाटएवर। तो हर पहलू से बच्चे को सोचना पड़ेगा, समालोचनात्मक चिंतन लगेगा, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल विकसित करने की बच्चे में कोशिश कर रही है कि क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स, कि जब वो कोई चीज पढ़े तो क्रिटिकली सोच पाए उस चीज को लेकर के, ये स्किल्स विकसित करने की कोशिश कर रही है टीचर। सिर्फ शिक्षण शास्त्र नहीं, ये शिक्षण शास्त्र थोड़ी है, ये तो एक कौशल विकसित क्या है, शिक्षण शास्त्र बच्चों में थोड़ी विकसित करोगे। तो समालोचनात्मक तक सही था, बट शिक्षण शास्त्र बच्चे में विकसित क्या करेगी, क्वेश्चन को पढ़ना है हमेशा। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, आपका जवाब गलत नहीं हो सकता आसानी से। शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, शिक्षण शास्त्र शिक्षार्थियों में क्यों करेगी भाई विकास। बच्चों को थोड़ी पेडागोजी पढ़ानी है आगे जाकर के कि उनको शिक्षण शास्त्र, आप वो थोड़ी आपके प्यूपिल टीचर हैं, है ना। समालोचनात्मक भाषा विकास, सिर्फ भाषा विकास की बात नहीं हो रही है, यहां मुद्दों पे सोचने की बात हो रही है। लैंग्वेज इज नॉट इन द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है ना, थिंकिंग प्रोसेस सेंटर में है। उच्च स्तरीय भाषा कौशल, जिसको गलत नहीं कह सकते, बट वो ऑलरेडी उच्च स्तरीय भाषा कौशल जो है वो यहां शामिल हो रहे हैं। और सिर्फ भाषा नहीं है, थिंकिंग स्किल्स पे फोकस ज्यादा है, तो यहां चिंतन कौशल होता तो ज्यादा बेहतर होता, फोर्थ ऑप्शन। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं, यानी वो कौन सी लैंग्वेज है जब हम 1-to-1 इंटरेक्शन में लोगों के साथ डेली यूज में जिस लैंग्वेज को इंटरेक्ट करते समय यूज करते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट एक क्वेश्चन आया था, पेपर में पूछा जाता है कि जब आप एकेडमिक्स में, यानी जब आप पढ़ाई लिखाई में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किताब पढ़ने के लिए क्लासरूम में, तो वो कैल्प होती है जिसको कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन यहां सिंपल डेली यूज में कम्युनिकेशन में जो भाषा यूज हो रही है इसको बिक्स कहते हैं, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो बेसिक कम्युनिकेशन में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, भाषा के आदान प्रदान में। संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, यहाँ पे वो सब बात नहीं हुई है कि भाषा कौशल, संप्रेषण, कम्युनिकेशन में जो आप स्किल्स का आप यूज कर रहे हैं, आपको देखना होगा ये पूरी तरह से गलत नहीं है, कम्युनिकेशन तो यहां भी हो ही रहा है, लेकिन डेली यूज के कम्युनिकेशन को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, बाय डेफिनेशन तो बिक्स कहते हैं। नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपको थर्ड भी सही लगने लगेगा। फिर आपको देखना टू द पॉइंट पूछा क्या है स्पेसिफिकली। तो ये बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि बेसिक डेली यूज में आप जो लैंग्वेज को यूज करना सीख जाएं। बच्चा दुकानदार सामान लेने गया है, जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, आपस में बातचीत में जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो बिक्स है। जब पढ़ने के लिए किसी चीज का, साहित्य पढ़ने के लिए, क्लासरूम में पढ़ने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने सही जवाब दिया? 80%, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29, इसका मतलब आपके पिछले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब आप गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, अब हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। नीचे दिया गया अधिगम कार्य, यानी एक लर्निंग वर्क है जो दिया गया है, शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है, यानी अलग अलग ग्रुप्स बांट दिए गए और एक लर्निंग कार्य दिया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। शब्द संपदा यानी वोकैबुलरी के लर्निंग के लिए, वोकैब बिल्डिंग के लिए ये जो एक्टिविटी हो रही है इसको क्या कहेंगे? तो परिवार, संबंध, भावनाएं। परिवार में होते हैं संबंध, संबंधों में होती हैं भावनाएं। बात सही है कि नहीं? तो एक थीम है जिसके अराउंड अलग अलग शब्द बच्चे को सिखाए जा रहे हैं, तो वोकैबुलरी बिल्ड की जा रही है, एक तो कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, और एक थीम के अराउंड। अगर हॉस्पिटल लिखा होता, डॉक्टर, पेशेंट, ये सब लिखा होता तो वो दूसरे थीम के अराउंड हो जाता। तो अलग अलग टॉपिक्स पे जब आप मल्टीपल शब्द सिखा रहे हैं बच्चे को तो वो थीम आधारित हो जाता है। तो निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए कि बच्चों को कहा गया है कि ये जो परिवार, संबंध, भावनाएं, ये शब्द यूज हुए हैं, इनसे संबंधित और क्या शब्द हो सकते हैं। तो कोई बताएगा जी चाचा, चाची, दादा, दादी, प्रेम, ये वो, स्नेह,
तो ये संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगा रहा है बच्चा, मतलब थीम आधारित शब्दावली, थीम बेस्ड वोकैबुलरी बिल्ड होने की बात हो रही है, सिर्फ वर्ड ग्रुप की नहीं, सिर्फ समूह शब्दावली की नहीं, शब्द जाल की नहीं, यहाँ पे बात थीम आधारित शब्दावली की हो रही है। थीम बेस्ड वोकैब, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये क्या कहता है, कोजी खोड़े, जो आप अपनी थर्ड क्लास की ईवीएस में भी पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। तो अगर हम कोजी खोड़े की बात कर रहे हैं, या कोजी कोड कह देते हैं, कि एक विशेष, साउथ इंडिया में है, कोजी कोडे के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। इट्स लाइक कि जो हरियाणा में हिंदी बोली जा रही है और जो यूपी में हिंदी बोली जा रही है, और यूपी में भी जो वेस्टर्न यूपी में हिंदी बोली जा रही है और जो ईस्टर्न यूपी में हिंदी बोली जा रही है, उसमें अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, जो उरई में हिंदी बोली जा रही है और जो बुलंदशहर में हिंदी बोली जा रही है, उसमें अंतर है। जो कानपुर में हिंदी बोली जा रही है और जो गाजियाबाद में हिंदी बोली जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें अंतर है। क्यों? क्योंकि है दोनों हिंदी भाषाएं, लेकिन हिंदी भाषाओं में भी आप देखते हैं कि सेम भाषा में भी जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से एक्सेंट में, तरीके में बदलाव आ जाता है, जो कि आप लोग सही जवाब नहीं दे रहे हैं। देखते हैं, विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। यानी ये जो कोजी खोड़े में बोली जा रही है मलयालम, सेम लैंग्वेज है, मलयालम की ही बात हो रही है, वो जो दूसरों, जो इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। यानी कोजी कोड, यानी सेम जगह में भी एक, हम कहते हैं ना, कोस कोस पे वाणी बदले, कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे वाणी। तो हम देखते हैं इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की कि थोड़ी थोड़ी दूर पे भी भाषा बदल जाती है। एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, उसमें भी भाषा बदल जाएगी, सेम ही भाषा, उसका रूप बदल जाएगा। तो अगर हम यहां देख रहे हैं, तो विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। बोली मलयालम ही जा रही है, बस तरीका डिफरेंट है। तो इस मलयालम को क्या बोलेंगे? मलयालम की क्षेत्रीय भाषा, मलयालम की सामाजिक बोली, ये 2 भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। नहीं, भाषा तो एक ही है, 2 भिन्न भिन्न क्यों है? भाषाएं तो एक ही है, भाषा तो एक ही है, तो ये तो हट गया ऑप्शन। मलयालम के 2 प्रकार, 2 प्रकार कहना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि कोई 2 ही प्रकार नहीं है। आपको बेहतर ऑप्शन अगर मिल सकता है तो आप उसके साथ जाएंगे। मलयालम की क्षेत्रीय बोली, देखिए मलयालम भाषा है ना, और भाषा ही बोली जा रही है दोनों जगह पे। ऐसा नहीं है कि कोई बोली जिसको हम कह देते हैं, डायलेक्ट बोल देते हैं, वो उतनी लैंग्वेज जितनी प्रूवन नहीं होती, और उसका क्षेत्र उतना वाइड नहीं होता, विस्तृत नहीं होता जितना भाषा का होता है। ठीक है, इतनी बात। तो यहां पे ये कहना तो गलत हो जाएगा कि मलयालम की क्षेत्रीय बोली हो गई। मलयालम की सामाजिक बोली, भाई जैसे ही सोसाइटी बदल रही है तो सेम लैंग्वेज को यूज करने का तरीका बदल जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि सेकंड। तो इसको करेक्ट कर लेना। 65% लोगों ने बहुत ही इज्जत के साथ जो है गलत जवाब दिया है। आप सभी को कांग्रेचुलेशन मैं कहना चाहती हूँ इस बात पे, और थोड़ा सा जल भी ग्रहण कर लेती हूँ। तो ये मलयालम की सामाजिक बोली है, क्योंकि मलयालम के अंदर कोई चेंज, कोई बोली की बात नहीं हुई है। समझ रहे हो कि मास लेवल पे यूज हो रही है तो बोली है, वो सॉरी भाषा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और